लेकिन आज का जो मुद्दा है, इसी भिन्नता पर कानून को लेकर भी बात है। और यूसीसी को देखिए भाई, कचौड़ी वाला, अभी हम तुरंत कचौड़ी तोड़ देंगे, पेट में मारूंगा, चुपचाप खड़े रहना, भगाऊंगा यहां से तुम्हें 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो भिन्नता है, इसी को लेकर तमाम बातें प्रधानमंत्री ने आज कहा, यूसीसी, और वो ये है कि इस कानून को लेकर तमाम तरह की बात है। हिंदू मुसलमान हो जाता है तो प्रधानमंत्री ने कहा ये मुसलमान वही करते हैं, हम नहीं। इस देश, जब देश एक है तो समान नागरिक संहिता कानून भी एक होना चाहिए। लेकिन इस पर खुद तमाम सारे लोगों ने एक सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो गारंटी दी गई थी, संविधान सभा जब बन रही थी उसी समय ये कहा गया, जब संविधान बन रहा था, कि एक कानून होगा जहां तक समान नागरिक संहिता की। लेकिन आर्टिकल 29 भी है जिसमें यह कहा गया कि सबको अपनी धार्मिक आजादी की बात है। आर्टिकल 29 और 30, ये सब सालों के बीच में बातचीत चल रही है। लोगों ने कहा 3 तलाक, बीजेपी ने कहा कि 3 तलाक हमने खत्म किया, और कई मुस्लिम देश हैं जहां पे 80-90 साल पहले यह खत्म हो गया था। तो जब मुस्लिम देशों में दिक्कत नहीं है तो हिंदुस्तान में क्यों दिक्कत है, यह सवाल है। लेकिन कांग्रेस ने भी सवाल पूछा और कहा कि आपने तो कहा था कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो क्या आ गए? आपने ये क्यों नहीं कहा कि टमाटर जो है इस समय 100 रुपए किलो बिक रहा है, इस पर क्यों बात नहीं की? आप दरअसल बात को घुमाते हैं। 24 में चुनाव होने हैं, सभी को पता है। बातचीत के मुद्दे को मैं यहीं से शुरू करता हूं। आप तमाम सारे लोगों का स्वागत होगा। पहली बार मुद्दे को यहां से रखता हूं। पहले जो मेहमान हैं, आज तो फिर कल की तरह और परसों की तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैंने बुलाना छोड़ दिया है। प्रभात कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ देर में आएंगी। डॉक्टर एस.के. दत्ता साहब, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नाजिम खान साहब पीस पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, एकमात्र पार्टी आप ही हैं। एहसान अब्बासी साहब, अध्यक्ष पसमानदा यानी जो हाशिए पे हैं, उस समाज के, मुसलमान के पसमानदा समाज से आप हैं। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार त्रिपाठी जी, लखनऊ से आते हैं आप, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अमित जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, और ये जरूरी नहीं है मेरे वाला सवाल हो, आपका भी सवाल हो सकता है, कोई भी मुद्दा किसी से रिलेटेड, कि देश में ये अच्छा लग रहा है और देश में ये चीज अच्छी नहीं लग रही, क्या, कहां से सवाल? सर, गुड़गांव से मैं हूं, अजय मेहता। हाँ जी मेहता साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक बार बताइए, जो 2 पार्टी नेशनल थी, कांग्रेस और बीजेपी, हाँ, आम आदमी जो तीसरा आए हैं, हाँ, उन्होंने इतने सारे वायदे किए थे, क्या वो अपने वायदे पे खड़े हैं? अब बीजेपी ने जो किए थे सब खड़े हैं, सबने क्या पूरे कर दिए? परिवर्तन दिख रहा है सर, 9 साल में परिवर्तन दिख रही है। परिवर्तन दिख रही है? दिख रही है सर। क्या दिख रही है? आम आदमी जो अनपढ़ है, हाँ, जो नॉर्मल है, लेबर है, उसको दिख रहे हैं। हम लेबर क्लास से आदमी है। अच्छा, हमें दिख रही है वो परिवर्तन। क्या दिख रही है परिवर्तन? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को क्यों नहीं दिख रही है? मुझे ये सवाल करनी है। क्या बात? 500 करोड़ की जो सालाना बजट ले रही है, उन्होंने क्या परिवर्तन दिल्ली में कर दिया? मैं दिल्ली छोड़ के जब आम आदमी आई, गुड़गांव हरियाणा शिफ्ट हो गया। अच्छा, लेकिन हाँ, क्लाइंट मेरा, मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, जो दिल्ली आता हूँ। क्लाइंट भी है आपका? आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ओ जी, नहीं बिल्कुल, बस स्वागत है आपका जी। लेकिन मुझे लग रहा है सर, उनके विधायकों के साथ मेरी बचपन गुजरी है। किनके? आम आदमी पार्टी के। अच्छा, जितने तुम ऊपर उतने ही तुम नीचे भी हो। मैं 94 से लेके, बचपन से लेके दिल्ली में अपना टाइम दिया। मैं आता हूँ आपके पास, बिल्कुल। मैंने सोचा कोई मजदूर आदमी, पता चला कॉन्ट्रैक्टर है। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो बोला कि बचपन मेरा इन्हीं नेताओं के साथ गुजरा। तुम तो बहुत गहरे निकले यार। मैं तो सोच रहा था तालाब तो छोड़िए, तुम तो समुद्र के से भी ऊपर हो, गहरे। गजब है भैया, खड़े रहो, मैं आता हूं। कचौड़ी वाले भैया भी खड़े रहो जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिर यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जनाब आदि, पीस पार्टी,
देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। और ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा नहीं है। वहां सुनिए सर, वहां पर दलित समाज का भी नुकसान है, वहां हिंदू समाज का भी नुकसान है। अगर ये सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने एक समुदाय को टारगेट कर लिया जाएगा 4-4 बीवियों के नाम पर, 14-14 बच्चों के नाम पर, वो गलत है। ये मान के चले। पढ़ा लिखा युवा है सर, पढ़ा लिखा युवा है, एक ही निगाह रखता है, एक ही निगाह करता है। यहाँ पर जो बात होगी सिर्फ भारत की बात होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने एक समुदाय को टारगेट करना बंद करो। बोले एक बीवी तो रखी नहीं जा रही है, 4 वाली बात आप लोग जो कहते हैं गलत है। ऑफकोर्स बोले मुझे मैं आ रहा बेटा, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव। जय श्री राम। दोनों तुम्हारे कान एक ही जगह लगा दूंगा कॉन्ट्रैक्टर, और उसको जो ठेका दूंगा ना वो मैं खुद ही लूंगा ठेका। चुप। जय श्री राम। आराम से जी। कहां से आना हुआ? सर दिल्ली से। क्या नाम है? मेघा है। मेघा, क्या करती हैं आप? पत्रकार हूँ। क्या उम्र है आपकी? 19-20 वर्ष। 20 वर्ष। और मुझे 27 वर्ष। भाई ये जो ये नशे वाले लोग आते हैं, नशेड़ी। ऑटो, ऑटो तुम चले जाओ, थोड़ी देर चले जाओ। मैं तुमसे कह रहा, तुम चले जाओ। चुप। आराम से। हाँ ठीक। तुम्हें पता है तुम कितने, मुझे पता है तुम थोड़ी लेते हो, ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। पत्रकार हो, 19 वर्ष उम्र है, 27 वर्ष से मैं पत्रकार था। मुझे अच्छा लगता देख के। और हमसे भी सीनियर वो बैठे हैं, उदेश जी, वो किनारे जी। चलो सवाल अपना पूछो। तो मेरा सत्ताधारियों से ये प्रश्न है कि देखिए, यूसीसी मैं अपने पर्सनल व्यू पे कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक देश है, कानून होना चाहिए। लेकिन अगर आप कानून की बात करते हैं तो क्या आपके पास फुल प्रूफ प्लान है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए? क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं कि एक देश एक कानून से आप एकजुटता लाएंगे धर्मों में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एकजुटता नहीं होगी बल्कि देश टूट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो क्या आपके पास फुल प्रूफ प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने का? ये बहुत अच्छा सवाल है भाई कि क्या एग्जीक्यूट। ऑफकोर्स वन बाई वन। मैं दूं। अवधेश जी आप ही से बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, मैं आता हूं आपके पास। श्री गणेश करते हैं आपसे। आपके पास प्लान है या सिर्फ आप कहते हैं? और कहते भी आप इसलिए हैं क्योंकि तमाम सारी, मेरी गारंटी नहीं है रोकना। अगर तुम्हें शो करवाना है तो तुम रोकोगे। जी जनाब। प्रतीक जी, अगर प्रधानमंत्री के आज का जो वक्तव्य है और संभाषण है, संवाद है, उसको व्यापक तौर पर देखेंगे तो मेरा मानना यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद आज का दिन जो है एक असाधारण दिन है भारत के लिए। ये आज का वक्तव्य असाधारण है, रोंगटे खड़े करने वाला भी है और रोमांच पैदा करने वाला है समर्थकों और विरोधियों दोनों के अंदर। क्योंकि हमारे देश की समस्या ये रही है कि चूंकि भारत विभाजन हो गया मुस्लिम समस्या के कारण, इसलिए मुसलमानों की कोई समस्या हो उस पर सत्ता पक्ष न कुछ बोले, और अगर उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुधार की बात है तो उस दिशा में कदम ही नहीं उठाओ। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी नेता ने भारत में पहली बार, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, आज विस्तारित रूप में संपूर्ण समस्याओं को देश के सामने मुखरता से, प्रखरता से खुल के रखा है, उसके समाधान बताए हैं, विरोध करने वाले को चेहरे को उजागर किया है, अपना संकल्प व्यक्त किया है कि भारत को अगर संविधान के समक्ष समानता की ओर ले जाना है, लैंगिक समानता स्थापित करनी है, मुस्लिम समाज को भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की मुख्य धारा में लगा है, तो ये जो विरोध करने वाले अभी तक चेहरे वोट के रहे हैं, इनको नकारते हुए देश को उस ओर बढ़ना पड़ेगा। ये भारत का आज का संकल्प था और इसका मैं आया। इसका एक आधारभूत संरचना। जी प्रभात जी, बहुत अच्छी बात बोली है बड़े भाई ने। दिक्कत तब होती है ना, योजनाएं आपकी बड़ी अच्छी आती है, उसका प्रचार भी बहुत बेहतर होता है। याद है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, पूरे देश में आप कहते थे? अरे लोग भी कहते थे, तब हम बोलते थे पूरे देश में एक टैक्स होगा, और कहानी वही हो गई। किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, आपसे ज्यादा कलेक्शन है उसे आ रहे हैं
3 काले कानून लाए किसानों के लिए कि किसानों का भला होगा, क्यों वापस लिया? गलत था वो। आपको पता चल गया ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। दिक्कत तब आती है ना जब आप कहते हैं कि 100 दिन में फांसी पे चढ़ा देना, नोटबंदी के बाद अगर तरक्की ना हो देश की, आतंकवाद ना रुक जाए और चीजें खत्म ना हो जाए। नहीं रुका, नहीं रुका, नहीं। अगर रुक जाता, अगर आतंकवाद रुक जाता तो आप देख लो, अटैक देखो पुलवामा का, अरे देख लो। अरे दिक्कत क्या है कि आपके ऊपर अफीम चढ़ा रखी है, धर्म की अफीम उतारो। और प्रधानमंत्री जी जब आप बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुनना, बड़े प्यारे बोलते हैं, बड़ी मधुर आवाज है आपकी। ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी मैं देख रहा हूं। एक बार हमारे कैमरामैन इसको भी दिखा दे, गरीब किसान की आवाज है। क्यों है कि दिक्कत है, लोग परेशान हैं। आपके भाषणों की जरूरत नहीं है देश को। और ये जो आप बार बार 24 आया तो यूसीसी ले आओ, 19 आया तो कुछ और ले आओ, नहीं चलेगा। अब देश बेरोजगारी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, पूछेगा आपसे कि 2 करोड़ रोजगार की बात आपने करी थी, दिया क्या? नहीं दिया। ठीक, वेट अ मिनट। सबसे पहले जो बिटिया मेघा कह के गई है, बेटा तुम्हें बता दूं कि 22वां वित्त आयोग इसीलिए बना है कि एक फुल प्रूफ कानून बन सके। प्रक्रिया शुरू हो गई, कई लोगों ने अपनी बातें रखी है। तुमसे भी निवेदन है कि तुम भी अपनी बात रखो। उसके बाद तो ये तो इनका जवाब था कि आपके पास भाई क्या कर रहे हो, ये क्या तैयारी है, ये बिटिया को मैं कहना चाहता हूं। दूसरा विषय 20 वर्ष की है, मैं भी उन दिनों से ही पत्रकारिता में लिखना शुरू किया था। एक बेटा मैं हमेशा याद रखता हूं, थोड़ी लिंक सेट एक लाइन में सर, बेटा पत्रकार बनने हो, खबर बनाने वाला बनना, खबर बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। एनीवे, आगे। उसके बाद मैं विषय पे आता हूं। भाई साहब ने कहा गब्बर सिंह टैक्स। भाई साहब जीएसटी का कलेक्शन इस वर्ष ऑल टाइम हाई है। ये जो 1 लाख करोड़ का कभी हमने सड़कें नहीं देखी थी, वे सड़कें इसलिए बन रही है क्योंकि जीएसटी आ रहा है। ये बात कर रहे थे कि क्या हुआ आतंकवाद का, आज पत्थरबाजी की घटना में कितने प्रतिशत कमी आई है, आप जनता से पूछ लीजिए। दिल्ली में यहां पर शो करते थे, यहां आपको भी लिखना पड़ता कि कोई सामान देखिए लवारिश तो वो बम ना हो, ये इनका जवाब है। और मैं आगे बात बता देता हूं ये कानून की। सर आज से ये डिमांड नहीं है ना, भाजपा हो या जनसंघ हो, 3 बातें हमेशा कह करके आई थी कि 370 हर माथे का खंजर 370 वो खत्म हुआ। उसके बाद कहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। वो तीसरी बात, यह सुप्रीम कोर्ट आजादी से लेके आज तक था। भारत सरकार उस समय क्या कर रही थी सर? अब तीसरा यूसीसी जी। प्रतीक जी देखिए, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर भाईचारे के हिस्से बना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। क्या बोला आपने? मंदिर का घंटा बोला मैंने, और कुछ नहीं। मंदिर में घंटा बना, बोला भाईचारे से नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तारीख आई, दोनों बैठे, बोले बराबर वकील खड़े हुए और विरोध हुआ, हर चीज का विरोध हुआ। लेकिन आज जो मंदिर बन रहा है, मैं उसके अंदर सबकी आस्था है, बिल्कुल है, मुसलमान है, दोनों मिलकर चल रहे। प्रतीक जी एक बात, मिस्र में गए प्रधानमंत्री जी, को बताएंगे गैरों से नफरत, गैरों से मोहब्बत, अपनों से नफरत। मिस्र में जाके मस्जिद में मत्था टेक रहे हैं, अदाब कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं मुसलमान भाइयों से। हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं गले मिलते, क्यों मस्जिदों में नहीं जाते, क्यों भाईचारे की बात नहीं करते? आपके ही नेता, आपके ही लोग कहते हैं मुसलमान हिंदू। आपके ही चैनल पे सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान चला सर, सबसे ज्यादा यहाँ पर डिबेट हुई है तो हिंदू मुसलमान पर हुई है। लेकिन आपने हमेशा हिंदू मुसलमान की बात यहाँ पर रखने की करी है कि हिंदू मुसलमान इस देश का नागरिक है और रहेगा, तो बांटना क्यों चाहते हो? आराम से, वन बाई वन जी। जी प्रतीक जी, आपने शुरुआत में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में आपने उल्लेख किया है। बेशक आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि कानून के दायरे के बाहर फ्रीडम है। लेकिन 29 में आपने स्क्रिप्ट की, भाषा की, कई स्वतंत्रताएं थी, धार्मिक स्वतंत्रताएं थी। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं,
पर वही दोनों आर्टिकल ये नहीं कहता है कि कानून के बाहर ये सारे फ्रीडम है, कानून के दायरे में है ये तमाम फ्रीडम। अब दूसरी बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे उल्लेख किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। संविधान जिन लोगों ने लिखा था, क्या वो लोग पक्षपात की नीति को सोचते हुए लिखा था क्या संविधान? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी के सरकार को आदेश दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा। राजीव जी के सरकार को 2 बार आदेश दिया था कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। नरसिम्हा राव जी की सरकार को 3 बार आदेश दिया कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मनमोहन जी की सरकार को 4 बार आदेश दिया गया है। मोदी सरकार को 2 बार आदेश दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, क्योंकि यह संविधान के दायरे में है। क्या सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करती है क्या, या फिर मुसलमानों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट की सोच है? ट्रिपल तलाक जब खत्म हुआ, किस मुसलमान भाई के साथ या फिर बेटियों के साथ पक्षपात हुआ, ये जरा बताएं। 3 तलाक का जो ये आया कानून, उसके बाद कितने तलाक हुए उसमें भी तो गौर होनी चाहिए। लेकिन ये 3 बार जो भी उन्होंने कहा कि 370 हटाई, अरे 370 हटाई तो कौन सी तब्दीली आई वहां पे? अब बाबरी मस्जिद का जो बात आ रही है ना, तब्दीली नहीं आई। इसलिए सुनिए सर, जब बाबरी मस्जिद की बात आती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ हम मुसलमानों ने स्वीकार किया, बाकी हिंदू भाइयों ने कहा कि फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे। सर इस तरीके की बात गलत है। जहां विवादित ढांचा की जहां बात आती है, मैं लेके चलता हूं औरंगजेब नामा पे या फिर बाबर नामा पे, वहां से सारे आकलन करके देख लीजिएगा मीर बाकी ने क्या कहा था अयोध्या पे जब गया था। दत्ता जी वंस फॉर ऑल, दत्ता जी वंस फॉर ऑल, मैं आपको भी कह रहा हूं, सेटल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अब उसको देयर इज नो नीड कि उसको उस चैप्टर को दोबारा खोला जाए। अब सवाल ये है कि यूसीसी पे चर्चा है, उसी पे बात है। जी देखिए, जब संविधान निर्माताओं के सामने में यूसीसी का मामला था, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के 2 पक्ष हैं, एक है नीति निदेशक तत्व, जो कि क्या कर रहे हो बकवास? मैं कह रहा हूं कि नीति, हमारे संविधान के 2 हिस्से हैं, एक है फंडामेंटल राइट। अच्छा उतार दें क्या तुम्हारे 2 मिनट के अंदर? क्या एक है फंडामेंटल राइट, जिसको कि हर हालत में प्रतीक जी देश को लागू करना पड़ता है। एक है नीति निदेशक तत्व। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को रखा था, मतलब है कि अभी तुरंत से उसकी अपरिहार्यता नहीं है। जबकि आप फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29 और 30 को रखें, जिसका वायलेशन आप नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थितियों में देश को यह सोचना होगा कि क्या यह समय आ चुका है। मुझे नहीं लगता है कि वो समय अभी आया है जो संविधान निर्माता सोच रहे थे, वो समय नहीं आया है। केवल मुस्लिम के विरोध का नहीं है, केवल मुस्लिम के विरोध का नहीं है। आप देखिए तमाम जो आदिवासी समुदाय है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग। राइट 29 आर्टिकल आपके धार्मिक के, लेकिन धर्म के आधार पर अगर आप अधार्मिक कार्य करेंगे, किसी मजलूम को आप छोड़ देंगे, कहेंगे खुला ले लो, तो वो अधार्मिक की आजादी नहीं देता है, धार्मिक। आपकी शादी का जो तरीका है, निकाह का, विवाह का, 7 फेरे का, वो यूसीसी से नहीं बदलेगा, आप वैसे ही करेंगे बस। लेकिन एक चीज और बताइए, तो जो एचयूएफ है उसको क्या करेंगे? हाँ जी, एचयूएफ है उसको क्या करेंगे? सवाल तो ये भी है। जी देखिए एचयूएफ का मामला जो गंभीर मामला है, वो अब सोचिए कि पूरे प्रक्रिया में आप इसको कहाँ, इसका कोई समाधान करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये तो जरूर बात है, उसका चर्चा है। प्रतीक जी, आज यहाँ हजारों लोग आते हैं, मैं इनसे सबसे ये देखिए इसको बोलेंगे, देश बदल रहा है, देश नई दिशा की बदल तो रहा है। आपकी बात करने के बाद वो सारे चुप हो गए जो बोल रहे थे पहले। बेल तो बदल रहा है। इन सबसे पूछ लीजिए कि यूसीसी बहुत जरूरी है कि नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए आज इच्छा शक्ति, देखिए एक मिनट, इच्छा शक्ति, मुझे इन्हीं का घर बदलता हुआ दिख रहा है। देखिए इच्छा शक्ति के आधार पे देश 60 साल से कुछ नहीं कर पा रहा था। एक देश, एक कानून, एक जीएसटी, एक टैक्स। अगर ये काम कोई कर रहा है तो इसकी क्यों प्रॉब्लम है इनको? ये कानून पूरे देश में समानता के लिए। प्रतीक जी कह रहे 60 साल में कुछ बना नहीं, 60 साल में आप यहाँ पर खड़े बना ही नहीं, और इतना कामयाबी हो गया हिंदुस्तान, आपको दिखता नहीं। प्रतीक जी इनकी समस्या क्या है? ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे। मुद्दे 2014 के तो खत्म हो गए, पाकिस्तान चिल्लाते थे वो चला गया। 2019 में पाकिस्तान चिल्लाते थे वो चला गया। आज जो चल रही महंगाई की बात वो तो करेंगे नहीं, 60 साल पुराना चले जाएंगे। जिस माइंड सेट में जी रहे हैं उस माइंड सेट बदल चुका है।
त्रिपाठी जी सुनना कि देश कितना बदला। हाँ भैया, देश कितना बदला। अरे एक मिनट, देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे प्रतीक भाई। देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे, लेकिन हम जैसे अब इतना बदला मैं बता देता हूं, इतना बदला कि पहले बहू बेटियां सड़क पे शौच करती थी, अब शौचालय में करती हैं। इतना बदला। पहले अपनी बात पूरी कर लूं। देश कितना कभी हूं ना तो अंदर से वो चिंगारी जगती है कि देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे, लेकिन हम जैसे आम लोग ना रोटी रोजगार में ही निपट जाएंगे। ये हालत है इस देश की। और दूसरी बात, अरे सुनिए त्रिपाठी जी सुनिए, अरे उसी पे आते हैं। अभी आपने बोला शौचालय की बात ना, जयराम रमेश जी ने, सुनने त्रिपाठी जी सुनो भी, जयराम रमेश जी ने कहा था देवालय से पहले शौचालय। इन्होंने घर घर जाकर विरोध किया था, याद है? देश भूलेगा नहीं त्रिपाठी जी, भागने नहीं देश बदलना। कहां से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। गुड़गांव से। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दोनों प्रभात जी लड़ गए, लेकिन मैं आ गया सर, मैं बिल्कुल 10 गिव मी अ सेकेंड। आज मैं मैं आ गया, मैं बिल्कुल आ गया जी। जब प्रभात जी प्रभात जी थोड़ा अवधेश जी जनाब। थोड़ा इसलिए आक्रोश हो गया, इन्होंने कहा देश में क्या बदला। देश में ये बदला है कि आज किसी राज्य के अंदर बम ब्लास्ट नहीं होते। बताइए, आप बताइए किस राज्य में बम ब्लास्ट होते हैं? आज राष्ट्र में पूरे राज्यों में शांति है, न ट्रेन में बम ब्लास्ट हो रहा है, न मणिपुर किसने। और सुनो आराम से मैं आ रहा। बदला तो, अरे कोई शेर वेर है आपके पास? अच्छा शेर है, निकलता हुआ शेर है तो सुनाइएगा जी। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। वाह जनाब, क्या बात है। लेकिन जिनकी बात थी वो बेचारे सहमे से नजर आते हैं। जिनकी बात थी वो चुपचाप बैठे नजर आते हैं, और जिनकी बात थी वो बेचारे पता नहीं कहां हाशिए पे नजर आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। आवाज नहीं आई अभी तक। अगर मंदिर मिला है तो आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। जनाब अली, अयोध्या तक तो आवाज चली गई। मैं आया पसमानदा मुसलमान की बात। पसमानदा माने जो हाशिए पे मुसलमान, जिनके लिए कभी कुछ नहीं कहा गया। मैं जरूर आऊंगा। वक्त छोड़े थे ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वंदे मातरम। मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई और बिना देर किए गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान रात के वक्त नदी में अचानक सैलाब आया और किनारे पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। तो कुछ गाड़ियां कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। राहत की बात यह रही कि बाढ़ में फंसी ये गाड़ियां खाली थीं और किसी की जान नहीं गई। उधर हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक आदमी बारिश के बीच नाले पर बने झूले में फंस गया। वो करीब 2 घंटे तक झूले में ही फंसा रहा। गांव के लोगों को जब खबर मिली तो उसे उतारा गया और बताया गया कि जिस झूले में आदमी फंसा था उसे 90 के दशक में बनाया गया था। दावा है कि तब से लेकर अब तक इस झूले की मरम्मत नहीं हुई और यही वजह है कि जब एक आदमी ने बारिश के बीच नाहन में नाले पर बने झूले को पार करने की कोशिश की तो झूला बीच में ही फंस गया। नदी भरी हुई थी जी, मैं बीच झूले में फंस गया। बताया गया कि झूले में फंसे आदमी ने फोन कर गाँव के लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद गाँव के लोगों ने उसे झूले से उतारा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसून ने ऐसा दावा बोला कि 72 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। जिले के जिले बेहाल हो गए। सबसे ज्यादा बारिश मंडी जिले ने झेली। एक दिन पहले वहां बादल भी फट गया, जिसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई और हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों को पहाड़ों के पास बनी सड़कों से दूर रहने को कह दिया गया, क्योंकि ऊपर से कब बड़े बड़े पत्थर नीचे आ धमके कुछ पता नहीं। और मंडी से सामने आए एक भयानक वीडियो ने भी इस चेतावनी पर मोहर लगा दी। वहां जिस नाले को पार करने के लिए कई फीट ऊपर पुल बनाया गया था, भारी बारिश के बाद वो नाला सैलाब बनकर उस पुल को ही लांघता नजर आया। मगर बरसात ने ऐसा हाल हिमाचल प्रदेश के मंडी के किसी एक इलाके का ही नहीं किया। वहां जगह जगह नदियों और नालों के लिए बारिश का पानी अपने अंदर समाना मुश्किल हो गया और फिर वो ऐसे उफान पर आए कि किसी की भी बलि लेने को बेताब दिखे।
एक तस्वीर में जमीन खिसकने से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर पड़े नजर आए। हादसे में एक पुल तो बाल बाल बच गया, मगर मकान, स्कूल और बाजार बाकी सब बर्बाद हो गया। ये देखो सारी दुकानें तबाह हो चुकी है। वहीं मंडी के एक इलाके में सैलाब ने सड़क ही तोड़ डाली और किनारे पर गाड़ियों की कतार लगी दिखी। और बेधड़क बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में नेशनल हाईवे 3 भी बंद हो गया। वहां हाईवे के एक हिस्से पर पानी आ धमका, जिसकी सामने आई तस्वीरों में सैलाब हाईवे को चीरते हुए बहता नजर आया, जिसकी वजह से लंबा चौड़ा जाम लग गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी भी गाड़ी की उसे पार करने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसे रास्ता देने के लिए गाड़ियों ने ही अपना रास्ता छोड़ दिया। मतलब ये भी हो सकता है कि ये हिमाचल प्रदेश में मचने वाली बड़ी तबाही की छोटी सी ही पिक्चर हो, क्योंकि मौसम विभाग ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगले 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं रुकने वाली, उल्टा बीच बीच में बारिश तेज हो सकती है। और अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो हिमाचल प्रदेश बुरी तरह तबाह हो सकता है, क्योंकि जब 72 घंटों की बारिश ने राज्य को हिलाकर रख डाला तो 120 घंटे तो हाहाकार मचा देंगे। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया कि अभी तो मंडी मौसम की मार झेल रहा है, आगे आफत के ये बादल कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे पड़ोसी जिलों में धावा बोलेंगे। सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में भी अचानक बाढ़ आ सकती है, क्योंकि इन जिलों में बारिश पहले भी ज्यादा हुई है और अब भी हो रही है। ये सिलसिला जो है आने वाले करीब 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में ही बारिश के आसार हैं, बस किसी जिले में ज्यादा तो किसी जिले में कम, इसलिए अगले 2 दिन के लिए राज्य के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा के सिरसा में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा होते होते बचा, जहां एक घर की दीवार वहां खड़ी कई गाड़ियों पर गिर गई और दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में चीख पुकार मच गई। दीवार के मलबे ने किनारे खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गई। बताया गया कि लगातार हुई बारिश की वजह से दीवार झुक गई थी। की गाड़ियां तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई हैं, दोनों बिल्कुल ऊपर गिर गया सारा मलबा उनकी। वहीं गनीमत ये रही कि हादसे के समय गाड़ियों में कोई सवार नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस बीच मौसम विभाग का दावा है कि बिपरजॉय तूफान की वजह से इस साल मानसून की चाल बदल गई, जिससे कई राज्यों में समय से पहले ही मानसून पहुंच गया। अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकराया था, जिसने बाद में कई राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। और इसी तूफान ने मानसून की चाल भी बदल कर रख दी। आमतौर पर मानसून की शुरुआत दक्षिण से होती है, लेकिन इस बार बिपरजॉय तूफान ने इसकी रफ्तार बिगाड़ दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून 5 दिन पहले ही पहुंच गया। इसी वजह से दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून की पहली बारिश हुई। ये 62 साल में पहली बार हुआ। मानसून 2 दिशाओं से पूरे देश को कवर करता है, एक अरब सागर से तो दूसरा बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर में बिपरजॉय तूफान ने इसकी चाल बिगाड़ दी तो बंगाल की खाड़ी से बनने वाला मानसून समय से पहले ही उत्तर भारत के कई राज्यों में पहुंच गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से इस हाईवे को प्रशासन ने कुछ देर के लिए बंद भी करवा दिया, लेकिन जब गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को दोबारा खोला गया तब भी वहां के हालात नहीं सुधरे। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो गया, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होने से कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। दिन भर बादल छाए रहने की वजह से साफ साफ दिखना भी बंद हो गया। रही से कसर पहाड़ों से गिर रही चट्टानों ने पूरी कर दी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। जैसे ही मार्ग अवरोध कहीं भी होता है तो उसको तत्काल खुलवाने का प्रयास किया जाए। इस हाईवे की कुछ जगहों पर पहाड़ों से पत्थरों के टुकड़े गिरने से गाड़ियां जहां तहां फंस गई, जिसके कारण वहां जैम लग गया। बद्रीनाथ में रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पत्थरों के टुकड़े पानी के तेज बहाव में बहते दिखे। विष्णुप्रयाग से हनुमान चट्टी तक नेशनल हाईवे इस कदर जानलेवा बना हुआ है कि कभी भी पहाड़ों से भारी भरकम पत्थर सड़कों पर गिर सकते हैं। इलाके में मौजूद नाले भी लगातार उफान पर बह रहे हैं। वहां पहुंचे सैलानियों को भी बड़े हादसे का डर सता रहा है। जगह जगह बहुत बुरा हाल है, ऊपर से पत्थर गिरने के हमेशा चांस बने हैं। काफी जर्जर हालत में अभी रास्ता बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जगह जगह टीमों को तैनात किया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगातार हुई बारिश ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। सबसे बुरा हाल कांगड़ा के पालमपुर का हुआ, जहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से पालमपुर में सड़कों पर सैलाब आ गया। चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोगों की सांसें अटक गईं। शहर की अहम सड़कें भी बारिश के पानी से नहीं बच सकी। वहां भी पानी भरने से दुकानदारों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ गई। आफत के रूप में बरस रहे पानी ने गाड़ियों पर ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से जगह जगह जैम की स्थिति बन गई। बारिश के पानी में गाड़ियां तो किसी तरह पार हो गईं, लेकिन पैदल चलने वाले बुरी तरह फंस गए। तेज बहाव में उन्हें किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। कुछ इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद वो बर्तनों से उस पानी को बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश की वजह से एक कार फिसलकर नदी की तेज लहरों में फंस गई,
जिसके बाद उसमें सवार महिला को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाद में हरियाणा सरकार ने इस महिला की जान बचाने वालों को 3 लाख रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया, क्योंकि नदी के किनारे खड़ी वो कार अचानक तेज बहाव में फंसकर नदी के बीचों बीच पहुंच गई। उस वक्त वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी कुछ लोगों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और मोटी रस्सी के सहारे किसी तरह उस कार तक पहुंच गए। इस दौरान पानी के तेज बहाव ने कई बार उन लोगों को बहाने की कोशिश की। हालांकि उन लोगों ने दिलेरी दिखाई और लहरों के बीच फंसी उस कार से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यानी अगर जरा भी देर होती तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता। बाद में उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब राजस्थान में अगले कुछ दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी। जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है, क्योंकि मानसून की दस्तक देने के बाद से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है और एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। प्रधानमंत्री ने यूसीसी के नाम पर सियासत करने के लिए विपक्ष पर साधा निशाना। एमपी में एक कार्यक्रम में कहा, वोट बैंक की सियासत करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल किया। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा सभी घोटालेबाजों पर होगा एक्शन। कार्रवाई के डर से छोटे छोटे कुनबे एक हुए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का कार्यक्रम जारी। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत करेगा मिशन वर्ल्ड कप का आगाज। 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला। दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, यानी इन राज्यों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई जगहों पर तो इनका पानी आसपास के इलाकों को डुबो भी चुका है। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो फिर लोगों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद सभी राज्यों की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां कई नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में तो नदियों का पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। जिसके बाद कुल्लू में प्रशासन ने नोटिस जारी करके होटल मालिकों, टैक्सी चलाने वालों और पर्यटकों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की। नियम नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने और सजा देने की भी तैयारी है। उनको फाइन भी किया जा सकता है 5,000 रुपए तक और उनको कारावास भी हो सकता है। असल में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, लेकिन बीते 4 दिनों में कुल्लू में हुई भारी बारिश ने कुल्लू की सूरत बिगाड़ दी। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है, ताकि मुसीबत की घड़ी में तुरंत एक्शन लिया जा सके और राहत पहुंचाई जा सके। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज बारिश होने की वजह से रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसका असर रेलवे ट्रैक से आने जाने वाली गाड़ियों पर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद पत्थरों को हटाया गया। तब जाकर उस रूट पर फिर से रेल सेवा शुरू हो पाई। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से ट्रेन के किनारे रखे पत्थर पटरी पर आ गिरे, जिसके बाद ट्रेन रोकनी पड़ी। गनीमत की रही कि पत्थर ट्रेन के ऊपर नहीं गिरे, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के रामबन के पास भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। ऐसे में लोग घंटों तक जैम में फंसे रहे। रास्ता बंद होने से सामान सप्लाई करने वाले कई ट्रक भी वहां फंस गए। इसके अलावा जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला टनल भी कई घंटों तक ब्लॉक रहा, जिसके बाद प्रशासन ने रास्ता साफ करने का काम शुरू किया और लोगों को रास्ता खुलने तक सफर न करने की सलाह दी। वहीं लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए रामबन में 10वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने बचा लिया। बताया गया कि कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश से वहां की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां बीचों बीच फंस गया, जिसे देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और फिर उनमें 2 लोग नदी में उतरे और उसे निकालकर बाहर ले आए। बताया गया कि उस आदमी का घर नदी के दूसरी तरफ था और वो नदी पार कर अपने घर जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो नदी पार कर पाता, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे वो नदी के बीच फंस गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बीच राजस्थान के कोटा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बारिश की वजह से करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ नाले से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके बाद वहां लोगों में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे।
इस बीच वहां किसी ने मगरमच्छ के रिहायशी इलाके में घुसने की सूचना वन विभाग को दे दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया और मगरमच्छ के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी मगरमच्छ भागकर नाली के नीचे छिप गया। उसके बाद वन विभाग की टीम के एक कर्मचारी मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर खींचने लगा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उधर मुंबई में भी मौसम विभाग ने 27 और 28 जून के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई में अगले 2 दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी। जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है, क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। अंधेरी इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भरने के बाद वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यानी 27 और 28 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान वहां 60 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एक नदी में अचानक बाढ़ आने से 7 लोगों की जान आफत में फंस गई। वहां अचानक आई बाढ़ से 7 लोग फंस गए और इसकी खबर मिलते ही पुलिस के साथ एनडीआरएफ की एक टीम वहां पहुंची। तेज धार में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी का रेस्क्यू किया। बीते 3 दिनों से जम्मू में हुई भीषण बारिश से नदी में अचानक पानी बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से लोगों का हाल बुरा है। वहां हरिद्वार में आई भयानक बाढ़ में गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह बहती दिखी। लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया हो, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक इलाके में सड़क पर इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती नजर आई। ये देखो कारे का जो उछाले मार रही है, कितना पानी है यहाँ पर हरिद्वार के अंदर। सड़क पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। बाढ़ के पानी की लहरों में छोटी बड़ी सभी गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरती दिखी। लाल रंग की एक कार तो लगा पूरी तरह पलट जाएगी। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने दहशत पैदा करने वाली तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल भी बेहाल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला। कुल्लू के मोहलखड्ड इलाके में भारी बारिश के कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। पहाड़ी नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां एक ही झटके में करीब 10 गाड़ियां बह गईं। हालांकि करीब 200 मीटर आगे जाने पर सभी गाड़ियां पत्थरों के बीच फंस गईं। बाढ़ के कहर की भयानक तस्वीरें दहशत पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इन गाड़ियों को खिलौनों की तरह नदी में बिखेर दिया हो। पानी का बहाव कम होने पर वहां मौजूद लोगों ने मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई और बिना देर किए गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान रात के वक्त नदी में अचानक सैलाब आया और किनारे पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। तो कुछ गाड़ियां कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। राहत की बात यह रही कि बाढ़ में फंसी ये गाड़ियां खाली थीं और किसी की जान नहीं गई। उधर हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक आदमी बारिश के बीच नाले पर बने झूले में फंस गया। वो करीब 2 घंटे तक झूले में ही फंसा रहा। गांव के लोगों को जब खबर मिली तो उसे उतारा गया और बताया गया कि जिस झूले में आदमी फंसा था उसे 90 के दशक में बनाया गया था। दावा है कि तब से लेकर अब तक इस झूले की मरम्मत नहीं हुई और यही वजह है कि जब एक आदमी ने बारिश के बीच नाहन में नाले पर बने झूले को पार करने की कोशिश की तो झूला बीच में ही फंस गया। नदी भरी हुई थी जी, मैं बीच झूले में फंस गया। बताया गया कि झूले में फंसे आदमी ने फोन कर गाँव के लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद गाँव के लोगों ने उसे झूले से उतारा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसून ने ऐसा दावा बोला कि 72 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। जिले के जिले बेहाल हो गए। सबसे ज्यादा बारिश मंडी जिले ने झेली। एक दिन पहले वहां बादल भी फट गया, जिसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई और हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों को पहाड़ों के पास बनी सड़कों से दूर रहने को कह दिया गया, क्योंकि ऊपर से कब बड़े बड़े पत्थर नीचे आ धमके कुछ पता नहीं। और मंडी से सामने आए एक भयानक वीडियो ने भी इस बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे
शीतल होए कबीरा आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। और ये प्यारी लाइनें, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर्स। अक्षय, विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कबीर के बाद फिर हमने अक्सर कहा कि रह नहीं जाता कुछ कहने के, लेकिन सच ये है कि आज की जो डिबेट थी बड़ी जबरदस्त डिबेट हुई और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी बात रखी। आर्टिकल 29, 30 की भी बात आई और आज बात हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और उस पर बातचीत की चर्चा को शुरुआत किया था मैंने, यहां से शुरुआत की थी और सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। और अंबर जैदी अब आ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जब ब्रेक पे गया तो एहसान अब्बासी जो पसमानदा समाज से हैं वो अपनी बात रख रहे थे और पूरी बात नहीं रख पाए थे, भारत माता की जय तक बोल पाए थे। जी, भारत माता की प्रतीक जी, यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं बोलते। एक मिनट, क्या बात है भाई? भाई प्लीज आप कल ना आइएगा, नहीं शो में ना आइएगा ना। बच्चों को मालूम है क्या कि मैं बच्चों को लेकर चुप हो जाता हूं, आपको प्लीज मत आइएगा, नहीं प्लीज मत आइएगा, जरूरत नहीं है आपकी। जी जी, यूसीसी का वो विरोध कर रहे हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, यूसीसी का वो विरोध कर रहे हैं जो वंदे मातरम नहीं कहते। मैं पसमानदा समाज हूँ, मैं देश का मुसलमान हूँ, मैं यूसीसी का स्वागत करता हूँ। हमें एक विधान, एक संविधान, एक कानून चाहिए। और मैं एक बार कह दूं कि धन्य हो मोदी जी, 9 वर्ष कैसे निकल गए हमें नहीं पता, उनकी योजनाओं ने, उनके प्यार ने हमें एहसास ही नहीं होने दिया। मैं तो लगता है कि अल्लाह ताला ने मोदी जी को हमारे लिए बनाया है, हमारा मसीहा है, हिंदुत्व का ध्वजवाहक है, इस राष्ट्र का मसीहा है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा प्रधान सेवक है। और एक बात और कह दूं, आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं, बाकी लोग रोकेंगे, रुकने नहीं, पसमानदा समाज के हैं आप, अब कह के ही जाइएगा अपनी बात पूरी। जी, किसने रोका था कांग्रेसियों राम मंदिर बनाने के लिए? 70 वर्ष राज किया ना। किसने मना किया था गरीब के घर जल पहुंचाने के लिए? किसने मना किया था शौचालय देने के लिए? किसने मना किया था गरीब माँ बूढ़ी को उज्ज्वला गैस देने के लिए? किसने मना किया था जन धन योजना के लिए? किसने रोका था आपने राम मंदिर बनाने के लिए? आपने क्या किया? इस देश को बर्बाद कर दिया। 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, 84 में सिख का नरसंहार हुआ, आपातकालीन लगा दिया, देश को बंधक बना दिया। धन्य हो मोदी जी, धन्य हो मोदी जी जो इन्होंने। मैं आया जी जनाब, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, एक चीज कहिए, जरूर कहिए, जरूर कहिए। दिमाग ना खराब हो, किसी को कुछ कहने से पहले सोच लिया करो जहां से आते हो वो तुम किस घर से आते हो। जी, हमारे देश का जो तिरंगा है उसके 3 रंग हैं। सबसे ऊपर है संतरी और सबसे नीचे है हरा, और जो बीच का रंग है वो है शांति का रंग। और वो जो चक्कर चल रहा है ना वो समय का चक्कर है। अगर ये हरा और लाल आपस में लड़ बैठे ना तो ये समय का चक्कर भारत की गति को रोक देगा। बहुत अच्छी बात कही। भारत की गति को रुकने नहीं देना और शांति के पथ पे चलते हुए हमें देश को अग्रसर आगे बढ़ाते हुए आगे चलना है। हमें यह सोचना है
कि हम अपने देश की तरक्की कैसे करें। हम अपने जो 80 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री में दे रहे हैं, हम उन 80 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पैदा करें। हम उन 80 करोड़ लोगों के लिए वो चीज पैदा करें कि मेरा देश किसी से भीख मांगने वाला ना बने, मेरे देश में किसी को जरूरत ना पड़े कि वो झोला लेके जाए और सरकार से फ्री का लेके आए। मेरे देश का हर आदमी ये करे कि वो खुद भी कमाए और अपने पड़ोसी का भी घर भर के आए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आपने क्या, आपका नाम साहब? राजेश शर्मा वीरी नाम है सर मेरा। राजेश शर्मा जी, कहाँ से आना हुआ आपका? शाहदरा विधानसभा ज्वाला नगर रहता हूँ। अच्छा जी, शाहदरा से आए हैं। क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा भी छोटा सा व्यापार है। बहुत अच्छा, आपका व्यापार दिन रात चौगुना बढ़ता रहे और खूब बड़ा हो जाए, इस देश की तरह ही विशाल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बातें, आपका विचार बहुत अच्छे हैं। टकराने से तो कुछ नहीं हासिल होगा और सच में देश का नुकसान होगा। मैं आ रहा हूं, कुछ कहना हो जल्दी कहिए जी। मैं यूसीसी में जो धार्मिकता की बात करते हैं, मैं उनसे जवाब चाहता हूं, जनता जवाब चाहती है कि आप गरीब शोषित वंचित का उत्थान चाहते हैं या उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी, बेहतर सवाल है जी। जी मैं प्रतीक जी, मैं अंबर जैदी भारतीय मुसलमान और एक मुस्लिम महिला होते हुए ये बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है इस देश के हर एक इंसान को यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान सबसे पहले तो सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है। प्लस आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 76 साल हो गए संविधान सभाओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, सबने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सरकारों से कही, लेकिन आज 76वें साल में जाकर हम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बात हमने सुनी है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने की वजह से जो पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर बने हुए, उनके साथ जो अनदेखी, जो अन्याय हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर, आखिरकार उस पर अंत लगने वाला है, उस पर अंकुश लगने वाला है। ये इस देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। और जो लोग इस बात का समर्थन नहीं करते, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इस देश की महिलाओं के दुश्मन है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। आया जिस तरीके से अंबर जैदी जी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ये जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है, उनके लिए बना, सुनिए, मैं तो खिलाफ कहूंगा, सुनिए, मैं खिलाफ कहूंगा, क्योंकि सुनिए बात पूरी कीजिए। अरे बात तो सुनेंगे आप अंबर जैदी। ये बताइए, महिलाओं का, मेरे इस्लाम के अंदर महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, बराबर की बात करी जाती है। अगर आप है ना महिलाओं की बात करते हैं, सबसे पहले तुष्टीकरण की महिलाओं की आप करते हैं। भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर महिलाओं, सुनिए, मुसलमान महिलाओं को पूरा सम्मान देता है और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। मैं खिलाफ हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करता है। जी 30 सेकंड। सबसे पहली बात तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं हूँ, मैंने सबसे पहले अपने समर्थन का ऐलान किया। दूसरी बात, मैं महिलाओं के तुष्टीकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हूँ। तीसरी बात, जो भाई साहब ने कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ और ये समाज को तोड़ने का बात करेगा। अरे भाई, समानता कब से तोड़ने लगी? ये जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मुसलमानों को हरास करने के लिए, मैं बड़ी देर से सोच रहा था, मैं आ रहा हूं, आप ही के लिए सवाल रख रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं बड़ी देर से सोच रहा था इतनी डिबेट में वो सवाल क्यों नहीं आ रहा, और गुस्से में ही सही बाजी वो सवाल मुंह से निकल गया। लोगों ने कहा कि टमाटर 100 रुपए किलो हो गया, उस पर बात नहीं कर रहे। 15 लाख रुपए देने थे, उस पर बात नहीं कर रहे। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, उस पर बात नहीं कर रहे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों बात में? जस्ट गिव मी अ सेकंड। गुस्से में पूछा, सवाल सर सुन लीजिए। अरे आपको बोलना, पहले बोलना क्या ये तो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ऐसा कौन सा फायदा हो जाएगा। और मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि आखिर कानून अगर है और संविधान सभा में अगर उसके बारे में कहा गया है तो लागू क्यों न किया जाए, यह भी सवाल है, उसी के साथ जुड़ा है। और अगर नहीं है तो वंस फॉर ऑल उसको खत्म किया जाना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहले मैं इधर बात करूं। क्या जी, कहां से आना हुआ आपका? सीतामढ़ी बिहार से। सीतामढ़ी बिहार से जी। वो पुलिया बन गई आपकी? जी बन गई। पुलिया बन गई। तो सीतामढ़ी पहुंचने से पहले वो एक पुलिया खराब थी, और पता नहीं मुझे मालूम कि बन गई। पिताजी हैं आप,
तो कैसे यहाँ पे दिल्ली में कैसे? दिल्ली में मैं यहाँ जॉब करती हूँ, पिताजी लोग घूमने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, घुमा दिया आपने इनको? फिलहाल घुमा रहे हैं, आपका शो बचा था। बस वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपने लाल किला देख लिया, कुतुब मीनार देख लिया, भैया जी का शो, दिल्ली घूम लिया आपने पूरा। 19 में आए थे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, पहले 19 में थोड़ा ठीक था मैं जी। बहरहाल कोई सवाल, कोई बात? मेरा काम क्या करती हैं आप? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ट्रेनर है, बहुत अच्छी बात। वाह, पहले तो इनके लिए एक क्लैप बजाइए। मैं आपको किसी दिन अपने पैनल पे बुलाना चाहता हूँ, जरूर आइए। आप दिल्ली में हैं तो जरूर आइए। फिटनेस पे पूरी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस वक्त यही है। क्या खा रहे हैं हम, कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मैं विषय नहीं चेंज कर रहा हूं, ये मुद्दा है बहुत जरूरी। कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें कतई नहीं मालूम है। और किस तरह का है भोजन, कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, पता ये जरूर है कि यूसीसी पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये सब तैयार करके आए हैं मौलाना जी। तो हम चाहते हैं किसी दिन आप जरूर आए, एक दो वाक्य जरूर बोलें फिटनेस पे और खाद्य जो खाने पे। सभी कुछ खा सकते हैं, बस ये है सही समय पे सही खाना खाएं, ठीक है। और है कि जैसे ट्रायंगल होता है तो हम हमेशा ट्रायंगल के अपोजिट खाना खाते हैं। लाइक सुबह में बहुत कम खाते हैं और धीरे धीरे रात को बढ़ा लेते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से उल्टा खाना है। सुबह को ज्यादा खाना है और रात को बहुत कम खाना है, ठीक है। ये एक डिसिप्लिन है लाइफ का। उसी तरीके से यूसीसी पे बोलना चाहूंगी मैं कि ये जो यूसीसी पे आप भी बोला जाएंगे। अच्छा, अरे बाप रे। मैं वोटर हूँ, मैं भी वोट करती हूँ। अभी टैक्स देती हैं। 26 इयर्स है तो हाँ। सोचिए कि कब से वोट कर रही हूँ, तो इतना तो अकल आ गई कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नहीं, अरे आप बिल्कुल बोलिए। देश में जो भी टॉपिक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बचता है। मैं आ रहा हूँ अवधेश जी, परेशान ना होइएगा जी जी। बेशक हाँ। तो यूसीसी भी एक तरह का फिटनेस है, देश के फिटनेस के हित में ये बात की जाए। क्या बात है, यूसीसी भी एक फिटनेस है और देश की फिटनेस का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आना कहाँ से हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? निरुपमा जी किसके साथ आई हैं? अपने बेटे। अच्छा वाह, क्या नाम है आपका? गर्व। बहुत गर्व के साथ मुझे जाने दो, नहीं तो वो पता चला ना बोल पाने को 45 सेकंड ओनली। जवाब देना जरूरी है, सारे लोगों ने बोला है। बहन बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे तब खुशी होती जब एक बार आप बोलती कि समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो बिल्किसमानों के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर भी फैसला आएगा, खुशी दुबे के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर भी फैसला आएगा, और विनेश फोगाट हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटी बैठी थी ना यहाँ, उस पर भी होगा। अरे वो क्यों भूल जाती हो, वो याद रखवाएंगे, प्रश्न खड़े करेंगे, क्योंकि जब तक आप मनमानी करोगे, जब तक मन की बात करोगे ना, तब वतन की बात। प्रभात जी, आपकी बस एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बाकी सारी बात ये सब होना चाहिए। ये भी बात कहना चाहिए भोपाल की, वो कौन उनके साथ भी ना। अगर आप मन की बात करोगे ना तो समय चाहिए। देखिए भाई साहब ने बात की, वो मामले देश में जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन महिलाओं को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं मिलता, जिनको 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनका गुजारा भत्ता, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनके बच्चों की गार्डियनशिप, उनको जायदाद में हिस्सेदारी, इनहेरिटेंस, कोई भी अधिकार नहीं मिलता। कानून में जाने का अधिकार नहीं होता। प्रतीक जी ऐसा है, आराम से सारे लोग पहले अमित जी कहाँ खड़े थे? यूसीसी पे कर रहे हैं, लेकिन जगह छोड़ के आगे। जनाब अली आगे, अनवर जी आगे, राहुल जी आगे जी। प्रतीक जी ऐसा है, किसी भी विषय को ना उसका एक टांग पकड़ के हम मूल्यांकन करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ जितने प्रश्न उठे हैं, मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य असाधारण था, जिसने मेरे जैसे लोगों के भी रोंगटे खड़े किए, क्योंकि कल्पना ही नहीं थी कि भारत में कदम तो उठाना छोड़िए कोई बोलेगा। अब मैं 3 बात छोटी छोटी कहनी है, क्योंकि आपने नहीं क्विक नहीं 1 मिनट मुझे बोलने दिया है पहले, और उस समय से मैं चुपचाप खड़ा हूं। देखिए पहली बात जो है, यूसीसी के बाद भी 30 सेकंड मिलेंगे आपको। आपने ऐसा है यूनिफॉर्म डाइट कोड पर बुलवा लिया 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, क्या क्या आपने बुलवा लिया। पता चला कि यूसीसी के चलते ही सारी महंगाई है, सारे देश में अपराध है, सब आपने बुलवा लिया। प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य जो है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप एक घर बनाते हैं, उसका पूरा नक्शा बनाते हैं और धीरे धीरे उसको एक स्वरूप देते हैं, उसका एक बड़ा पार्ट की तरह यूसीसी है। पहले सुन लीजिए, अरे सुने, ये लोग डिस्टर्ब बहुत करता है, मैं भी कर सकता हूं। ये इस समय आज प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली है उसमें कार्यकर्ताओं से ये कहा है
कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी लैंगिक सांप्रदायिक भेद छोड़ करके सामाजिक आर्थिक विकास के सरकार के कार्यक्रमों को लागू करें, क्योंकि राजनीति केवल वोट लेने का नहीं है और हम देश को बड़े सुधार की ओर ले जाना चाहते हैं। उसकी आधार भूमि पहले तैयार हो। जिसके विरुद्ध अगर किसी का शोषण है, पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं करती है, कार्यकर्ता उसकी मदद में खड़े हो। फिर आगे आ रहा हूं। नहीं भैया जवाब देना पड़ेगा पहलवानों को। सिर्फ प्रतीक जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब भी वक्तव्य देते हैं उस समय लगता है कि चीजें बड़ी संपूर्णता में होंगी। जीएसटी में यही लग रहा था, लेकिन जब जीएसटी लागू किया गया उसमें 1000 से ज्यादा संशोधन करने पड़ गए। एक देश एक कानून, सुनने में एक देश संशोधन, देखिए संशोधन जो है वो हमारी ताकत है। देखिए उस मामले में आप अगर पहले से देखिए, आपको समुचित परिस्थिति चुनना चाहिए और सही प्लानिंग। जो उस पत्रकार महोदय ने, छोटी नन्ही पत्रकार ने पूछा था, युवा पत्रकार ने, वो बड़े गंभीर मामले थे। आप अगर चुनावी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आनंद फानन में अगर इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं, इसका लाभ नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, क्योंकि विविधता में भाई इन्होंने कहा कि जीएसटी पे इतने बार संशोधन किए। मैं पूछता हूँ संविधान में कितने बार कांग्रेस ने संशोधन की थी? जरा जवाब दे। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, तमाम जितने सारे डेमोक्रेटिक देश हैं, सारे डेमोक्रेटिक देश में एक कानून है। जरा बता दीजिए कि कौन सा डेमोक्रेटिक देश में 2 तरह का कानून है? इसका जवाब दे। प्रतीक जी, कानून पे कानून बन रहे हैं, जनसंख्या पे कानून नहीं बन रहा, महंगाई पे बात नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा बरस जब तिरंगा, 1 मिनट, 52 बरस, 1 मिनट रुकिए, 52 बरस जब यहाँ आइए सारे लोग, क्या तरीका है? प्रभात जी वहां पीछे जी, 52 बरस तक इस देश के एक संस्था ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। तब ये बात करेंगे समान नागरिक संहिता की। एक बार पहले आरएस वालों से पूछ लीजिए, अब देख लिया उसके बाद बात कीजिएगा। कहीं ना फंस जाइएगा यहाँ। प्रतीक जी, ऐसा है कि एक बार जब धारा तीव्र होती है तो बाहर कोई कुछ बोलता रहे, उसको होना है। मैं 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी में थोड़ी हिचक थी कि हमको बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा। 2019 आते आते कुछ काम हुए,